खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, ला दबाकर मारा गया। ऐसे लोग हर औरत के अंदर उसका विश्वास हिला देते हैं। हर औरत के अंदर विश्वास ये हिला देते हैं कि क्या मैं काम करने जाऊं या ना जाऊं, रात में मैं घर से बाहर जाऊं या ना जाऊं, कहीं कोई मेरा रेप ना कर दे। ये एक डर बैठा देते हैं ऐसे दरिंदे। ऐसे ही वो लड़की भी अपने सपनों को पंख देना चाहती थी। वो दिन रात मेहनत से काम करती थी। उसे लगता था रात हो गई तो क्या हुआ, मैं महफूज हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मगर उसे ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल में ही कोई दरिंदा उस पर गलत नजर टिकाए बैठा है और मौके के तलाश में है। उस मासूम को इस बात का जरा सा भी भनक नहीं था कि जिसे वो हॉस्पिटल में भैया भैया कहकर पुकारती है वो इसकी ऐसी हालत कर देगा कि आज की ये रात उसकी आखिरी रात होगी। और जिस लेडी डॉक्टर के साथ इतना बुरा हुआ कि पहले उस मासूम का रेप हुआ, उसके बाद इतने बुरी तरीके से उसका मर्डर हुआ कि आंख में उनका चश्मा धंसा हुआ था, पूरे बॉडी से ब्लड ही ब्लड निकल रहा था, 90 डिग्री पे पैर उनका खुला हुआ था, एक लेफ्ट और एक राइट तरफ, दोनों पैर एकदम अलग अलग खुले हुए थे। और लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे मौमिता पॉर्न वीडियो, मौमिता रेप वीडियो। सीरियसली एक बार को जरा इमेजिन करिए कि ये यूथ किस साइड जा रही है। अगर ये सारी चीजें उस मासूम लड़की के माता पिता देखेंगे तो उन पे क्या बीतेगी। उनके बेटी के साथ इतना बुरा हुआ कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और लोग उनके बेटी के लिए ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सर्च कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस लेडी डॉक्टर के साथ उस रात क्या हुआ और अभी तक पुलिस और सीबीआई क्या कर रही है और कहां तक पहुंची। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई क्राइम के वीडियो में। दरअसल बहुत ही मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के तौर पर डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जो बड़ी ही मेहनत से पढ़ाई करके इस कॉलेज में आई थी, क्योंकि उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। और बेटी का सपना ये था कि मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूं और उनको इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालूं, क्योंकि उस लड़की के गरीब पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे, एक वो लड़की, उसके माँ और उसके पिता। उसके पिता अपनी घर चलाने और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों के यूनिफॉर्म को बेचा करते थे, और वही यूनिफॉर्म को बेच करके वो अपना घर चलाते और अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी ने भी धीरे धीरे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। एमबीबीएस करने के बाद अब वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। अब उसके सामने उसका एक खूबसूरत सा करियर था, यानी उसके माँ बाप जो बचपन से सपना देख रहे थे वो बस कुछ ही समय पे पूरा होने वाला था। उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी और उनके घर का हालात भी बदलने वाला था। मगर 9 अगस्त की सुबह को उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। जिस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात को फोन पर बात की, उसी बेटी के मौत का खबर सुबह उनके परिवार को मिली। माँ बाप रात को बेटी से बात करके तसल्ली से सो गए थे, मगर अगली सुबह इतनी भयानक होगी और इतनी दर्दनाक होगी वो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। दरअसल लेडी डॉक्टर मौमिता देवनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी। उसकी ड्यूटी करीब 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी, और जब सुबह उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती तो मौमिता सीधा हॉस्पिटल से अपने घर चली जाती थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल लाल बाजार इलाके में था। इसलिए 8 अगस्त 2024 को भी हर रोज की तरह वो अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पेशेंट उसके अंडर थे वो उन्हें देखी, यानी उसने उन मरीजों को अटेंड किया। और इस काम में उसे रात के करीब 2 बज गए थे। उस समय हॉस्पिटल में मरीजों और उनके साथ आने वाली भीड़ थोड़ी कम हो गई थी और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय मरीज भी कम हो गए थे। इसलिए ट्रेनी डॉक्टर मौमिता को भी थोड़ा फुर्सत का समय मिला, तो उस जूनियर डॉक्टर ने अपने 4 और जूनियर डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन में रात का खाना खाया। उस समय रात के 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अक्सर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी से जब डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ जब थक जाते थे तो वो हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में आराम करने चले जाते थे। हालांकि उस सेमिनार हॉल में करीब 30 से 40 लोगों के बैठने के लिए वहाँ पे कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में कोई भी फंक्शन होता था तो वो इसी सेमिनार हॉल में हुआ करता था। ये सेमिनार हॉल तीसरे फ्लोर पर बनाया गया था, तो जब भी मेडिकल स्टाफ
नाइट ड्यूटी पर होते हैं और वो थक जाते हैं तो वो सेमिनार हॉल में ही जाकर आराम करते हैं और वहाँ पर बैठ के मेडिकल स्टाफ के लोग थोड़ी देर आराम कर लेते थे और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने ड्यूटी पर दोबारा चले जाते थे। इसी तरह मोविता देवनाथ भी रात का खाना खाने के बाद अपनी डॉक्टर दोस्तों को गुड नाइट बोलने के बाद करीब 2 से 3 बजे के बीच यानी 2:30 बजे के आसपास सेमिनार हॉल में जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो सोचती है मैं यहाँ पे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद अपने बाकी शिफ्ट को पूरा करेगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उधर उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दोस्तों को भी लगा कि शायद मोमिता अपने घर चली गई होगी, इसलिए वो लोग भी अपने अपने ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर जाती है और फिर अगली सुबह यानी 9 अगस्त हो गया था और रात 3 बजे से लेकर सुबह के 8:30 बजे तक उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत था और ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसने देखा कि उसके सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस गद्दे पर एक लड़की पड़ी हुई है। जिसके बाद वो उस लड़की के थोड़ा और करीब जाता है, उसने देखा कि उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। उसके बाद वो व्यक्ति कांपते हुए उस सेमिनार हॉल से बाहर जाता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ और लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और भी स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जो कुछ उन्होंने अपने आंखों से देखा उसे देखकर उनकी भी चीखें निकल गई थी, क्योंकि वहां पर लेडी डॉक्टर मोमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी हुई थी। उनके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे मगर नीचे के बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, यानी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके पूरे शरीर पर यानी चेहरे से लेकर पैर तक शायद कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे जख्म का कोई निशान ना हो। उसके दोनों आंखों और चेहरों से खून निकल रहा था, पूरे बॉडी से खून निकल रहा था। इसके बाद आनन फानन में उस जूनियर डॉक्टर की लाश को कपड़ों से ढक दिया जाता है। हालांकि आमतौर पर ऐसे जख्मियों को या फिर ऐसी लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर डॉक्टर मोविता देवनाथ तो हॉस्पिटल में ही पड़ी थी और वहां पर मौजूद डॉक्टरों को उसी समय ये पता चल गया था कि अब उसकी सांसें थम चुकी हैं और वो मर चुकी है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर मोमिता की लाश को मुर्दा घर ले जाया गया, जो वही हॉस्पिटल में ही था। और इसके बाद मोमिता देवनाथ के घर वालों को भी सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही ट्रेनी डॉक्टर के घर कोहराम मच गया और फिर कुछ देर बाद उसके घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंचे। घर वालों के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में मौजूद प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने जो लोगों से बताया है उससे तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साजिश की बू आने लगी है, क्योंकि माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पहले तो उन्हें उनकी बेटी से मिलाया नहीं जाता है, उनकी बेटी का बॉडी उन्हें नहीं दिखाया जाता है। और फिर माता पिता को जब बेटी को दिखाया गया तो उन्होंने देखा कि उनके बेटी के चेहरे से खून टपक रहा था, उसका चश्मा भी पूरी तरह से टूटा हुआ था और चश्मा आंख में धंसा हुआ था। और जब उन्होंने बेटी की लाश के ऊपर पड़े कपड़े को थोड़ा सा हटाया तो उन्हें उसके कमर के नीचे कोई भी कपड़े नहीं दिखे। लेकिन उनके बेटी के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसी हॉस्पिटल का प्रिंसिपल कहता है कि इन्होंने तो खुदकुशी की है। यानी एक लड़की जिसके बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं है, उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक जख्मी है, भला कोई ऐसे अपनी जान देता है? उसके आंख में चश्मा धंसा पड़ा है, उसका पैर बिल्कुल एक राइट और एक लेफ्ट की तरफ मुड़ा पड़ा है, ऐसे कैसे कोई सुसाइड कर सकता है? खैर, जब ये तमाम बातें चली रही थी तो थोड़ी देर के अंदर ही अंदर इस घटना की खबर पूरे हॉस्पिटल के तमाम जूनियर डॉक्टर तक पहुंच जाती है। और जिन लोगों ने भी उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश को देखी उन्होंने पहले ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया था कि ये सिर्फ कत्ल ही नहीं बल्कि उसके साथ जबरदस्ती हैवानियत भी की गई है। और इसी वजह से सभी जूनियर डॉक्टरों में गुस्से का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि ये दरिंदगी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ की गई थी। और इसी बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, क्योंकि वो सभी लोग डॉक्टर थे और वो लड़की भी उन्हीं डॉक्टरों में से एक जूनियर डॉक्टर थी और पोस्टमार्टम भी हॉस्पिटल में ही हुआ था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उन सबको पता चल गया था कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरह से दरिंदगी की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके दोनों आंखों से खून निकल रहा था, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था, उसका पेट बुरी तरह से जख्मी था,
उसका बायां पैर टूटा हुआ था, उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, दाहिना हाथ भी टूटा हुआ था, उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी और ओठ से भी खून निकल रहा था। उसके बॉडी पर कई जगह दांतों से भी काटा गया था और दांतों का निशान था और दांत धंसा हुआ था। यानी उस मासूम बच्ची के शरीर को बहुत ही गंदे तरीके से नोचा गया था और ये सब करने के बाद आखिर में गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई सारी चीजें क्लियर नहीं थी। जैसे ये चीज तो क्लियर कर दिया गया था कि डॉक्टर के साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया था कि उसके साथ जबरदस्ती मौत से पहले किया गया था या उसके मौत के बाद। यानी ये हैवानियत जूनियर डॉक्टर के साथ जिंदा रहते हुए की गई थी या फिर उसके लाश के साथ। खैर, जब ये भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो डॉक्टरों का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया और फिर देखते ही देखते पूरे आरजीकर कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल दे दिया। उन सब ने काम करना बंद कर दिया। उन सभी जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी वो लोग सुरक्षित नहीं हैं तो वो लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाने लगा। हालांकि शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने भी इस केस को यूं ही अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और धरना दे रहे हैं तो अचानक मामले को हाथ से निकलता देखकर कोलकाता पुलिस को एक स्पेशल टीम बनानी पड़ी। इसके बाद इस केस की जांच शुरू की गई। ये मामला चीफ मिनिस्टर तक गया, साथ ही पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। और जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो धीरे धीरे इस दरिंदगी और कत्ल की कहानी सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से जांच शुरू की थी जहाँ पे उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस कारण ये पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात सेमिनार हॉल के अंदर क्या क्या हुआ था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने ये पता लगाना शुरू किया कि उस रात जूनियर डॉक्टर कब और कहाँ थी, किस इमरजेंसी वार्ड में उसने ड्यूटी की थी। साथ ही नाइट ड्यूटी में जो उस जूनियर डॉक्टर के दोस्त थे उन सभी से पूछा गया। पूछताछ में पता चला कि लेडी डॉक्टर आखिरी बार अपने उन्हीं 4 दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खाया था। इसके बाद उन दोस्तों से भी पूछताछ की गई और सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि करीब 3 बजे के आसपास खाना खाकर वो लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। हॉस्पिटल के ज़्यादातर डॉक्टर और स्टाफ के लिए वहां जाकर आराम करना नॉर्मल था, क्योंकि सेमिनार हॉल के अंदर कोई भी कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरों पर फोकस किया और पुलिस को 2 ऐसे कैमरे मिल गए जो उस सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने समय के अनुसार यानी रात 3 बजे से लेकर ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के समय यानी 8 बजे तक के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते दिखाई दिए। उनमें कई लोग थे, कई सारे नर्स थे, कई सारे जूनियर डॉक्टर थे और कई सारे स्टाफ के लोग थे। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि अब उनमें से किसे पकड़ा जाए और किस पे शक किया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद पुलिस ने इसका हल ये निकाला कि उस समय सीसीटीवी कैमरे के सामने जो जो लोग नॉर्मल कपड़े में गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, पुलिस ने उन सभी को अच्छे से चेक करना शुरू किया और साथ ही हॉस्पिटल के जो हेड स्टाफ हैं उन्हें भी बुलाकर सीसीटीवी फुटेजेस दिखाया गया और उनसे कहा गया कि आप लोग ही आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन लोग हैं और कौन लोग हॉस्पिटल स्टाफ हैं और कौन लोग क्या हैं। हर एक को देखने के बाद पता चला कि सभी लोग तो हॉस्पिटल के स्टाफ ही थे सिवाय एक के। पुलिस ने जब उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो ये कौन है, तो पता चला कि वो स्टाफ नहीं है बल्कि वो तो एक सिविल वॉलंटियर है, यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस हॉस्पिटल में आता जाता है। उसका काम है लोगों को मदद करना और हॉस्पिटल में लोगों को लाकर भर्ती करना और साथ ही वो कोलकाता पुलिस के लिए भी काम करता था। कोलकाता पुलिस के लिए इंफॉर्मेशन देना या फिर उनके छोटे मोटे काम करना। उसके बारे में पता करने पर मालूम चलता है कि उसका नाम संजय रॉय है। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा गया कि संजय रॉय उस रात हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि संजय रॉय अक्सर रात को यहाँ आता रहता है। कई सारे मरीज जिनको वो भर्ती करा कर जाता है उनको देखने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए, उन्हें दवा मिल रही है, उन्हें सुविधा मिल रही है, ये सब पता करने के लिए वो हर रात हर दिन आता रहता था। पुलिस वाले संजय रॉय के बारे में स्टाफ से बात कर ही रहे थे
कि तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर की नजर संजय राय के गले पे पड़ी। दरअसल जब घटना स्थल की जांच की गई थी तो उस समय मौकाए वारदात से जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से पुलिस को उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा उस जगह पे एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है। पहले तो पुलिस को लगा शायद ये जूनियर डॉक्टर का ही है क्योंकि उसका मोबाइल और भी सभी गैजेट्स वहीं पर ही पड़े थे, लेकिन जब वो उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो वो जूनियर डॉक्टर के फ़ोन से कनेक्ट नहीं होता। हालांकि उस दौरान भी पुलिस ने और भी जो स्टाफ थे और भी जो लोग थे उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर किसी के फ़ोन से वो कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में अचानक पुलिस की नज़र संजय राय के ऊपर पड़ गई थी जो करीब 3:20 के आसपास सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चलने से लग रहा था कि वो लड़खड़ा रहा है, शायद वो नशे में था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस पे पुलिस की नज़र पड़ी थी वो ये था कि जब वो वहां से गुजर रहा था तब उसके गले में ब्लूटूथ ईयरफोन नजर आ रहा था, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तब उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। लेकिन ठीक उसी तरह का सेम ब्लूटूथ ईयरफोन पुलिस ने उस महिला डॉक्टर के पास से बरामद की थी और चेक करने पर पता चला था वो ब्लूटूथ डॉक्टर का नहीं था। और इससे ये तो साफ हो गया था कि जिस व्यक्ति का वो ब्लूटूथ है वही सेमिनार हॉल में आया है और कातिल भी वही है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा के आधार पर जितने भी लोगों को चुना गया था पुलिस ने उन सब के फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, मगर किसी का भी फ़ोन उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हुआ। और अब जब संजय राय का चेहरा सामने आया था तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। इसके बाद कोलकाता पुलिस तुरंत संजय राय को अरेस्ट कर लेती है। संजय उस समय भी नशे में था और जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी उससे सवाल कुछ पूछा जा रहा था और वो जवाब कुछ और दे रहा था। लेकिन पुलिस को जो ब्लूटूथ घटना स्थल पर मिला था, एक पुलिस वाला उस ब्लूटूथ ईयरफोन को संजय के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो ब्लूटूथ संजय के मोबाइल से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब उसका नशा उतरता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, साथ ही उसके मोबाइल को भी चेक किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि 8 और 9 अगस्त को वो कहाँ गया था, क्या क्या कर रहा था। पुलिस उसके सारे डाटा को खंगालती है और पुलिस ये खुलासा करती है कि उस जूनियर डॉक्टर का कातिल और रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि यही संजय रॉय है। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त के रात को संजय हॉस्पिटल में पहुंचता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में एक सुनसान कमरे में देर रात तक शराब पीता है और फिर हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता रहता है। पुलिस का मानना था कि संजय सीसीटीवी कैमरे में उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था जिस तरह सेमिनार हॉल था और फिर 40 मिनट बाद वहां से निकलता हुआ भी दिखाई देता है। और इसका मतलब ये था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो उन 40 मिनट में ही हुआ था और वो ब्लूटूथ आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत था क्योंकि वो ब्लूटूथ मौकाए वारदात पे मिला था। और सबसे बड़ी बात ये कि संजय के गले में सेमिनार के तरफ जाते वक्त तो ब्लूटूथ था मगर आते वक्त नहीं था, यानी जब उसका ब्लूटूथ गिरा था तो उस समय वो होश में नहीं था। इसके बाद संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जब उसके मोबाइल को अच्छे से चेक किया गया तो उसके मोबाइल में पॉर्न फिल्मों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसके मानसिकता का पता चलता है कि वो शराब के साथ साथ पॉर्न फिल्में देखने का भी आदी था और इतनी शराब पीता है कि वो होश में ही नहीं रहता है। इसके बाद जब उसके फैमिली बैकग्राउंड को खंगाला गया तब पता चला कि उसकी एक माँ है, लेकिन वो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखता है। उसकी एक बहन भी है मगर बहन उसकी बुरी आदतों की वजह से उससे कोई वास्ता नहीं रखती और बहन उससे दूर ही रहती है। संजय रॉय ने 4 शादियां की हैं जिनमें से 3 पत्नियां उसकी बुरी आदतों और हरकतों की वजह से उसे छोड़कर भाग गईं, जबकि चौथी पत्नी की कैंसर की वजह से 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। बहुत से लोग और उसके रिश्तेदार तो यही समझते थे कि वो पुलिस में नौकरी करता है क्योंकि उसने सबको यही बता रखा था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, जबकि वो पुलिस के लिए एक तरह से मुखबिर का काम किया करता था और वो अपने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस लिखवा कर चलता था और कोलकाता पुलिस की ही टी-शर्ट और कैप भी पहनता था। इधर संजय रॉय को अरेस्ट करने के बाद कोलकाता पुलिस ने खुलासा किया कि इस केस को सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन अब इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में वो अकेला था, क्योंकि आरजी कर कॉलेज के सभी डॉक्टर्स और स्टाफ का कहना था कि डॉक्टर एक होनहार और हष्ट पुष्ट लड़की थी, जबकि संजय रॉय एक दुबला पतला आदमी था। और सबसे बड़ी चीज जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस दरिंदगी में संजय अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ और भी कई लोग रहे होंगे,
क्योंकि उस समय संजय नशे में धुत था, उससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो क्या ऐसे में वो लेडी डॉक्टर पर काबू पा गया था, वो भी नशे के हालत में? ऐसी बात जब सामने आती है तो कोई विश्वास ही नहीं करता है। और जब यही सवाल लोग पुलिस से पूछते हैं कि क्या अकेला व्यक्ति उस जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था, तो पुलिस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है संजय ने सेमिनार में जाकर ही जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, लेकिन जब उस जूनियर डॉक्टर ने उसका विरोध किया होगा तो फिर संजय उसे कोई भारी चीज से मारा होगा, जिससे वो बेहोश हो गई होगी। पुलिस का कहना था कि हो सकता है उसी समय जूनियर डॉक्टर जमीन पर गिर गई हो और उसी समय उसकी मौत हो गई हो, और डॉक्टर के मौत के बाद संजय ने उसके साथ दरिंदगी की होगी, क्योंकि डॉक्टर हेल्दी थी और उसे देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके जीते जी संजय उसे अपने काबू में कर सकता था। या फिर दूसरी थ्योरी ये है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल थे, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर एक से ज़्यादा लोग शामिल थे तो वो कौन लोग थे? क्या वो हॉस्पिटल के स्टाफ ही थे, या कोई और था, या फिर उस डॉक्टर के अपने दोस्त ही थे, या संजय के तरह ही कई शराबी लोग थे? ये सब चल ही रहा था कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, और दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम चलता है कि लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमेन पाया गया है। इतनी ज़्यादा मात्रा में सीमेन पाया जाता है, इससे पता चलता है कि वो एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, बल्कि एक व्यक्ति से ज़्यादा का ही हो सकता है। मगर पुलिस की जांच में अभी तक जो नाम आया था वो बस संजय रॉय का नाम आया था, और वो बस एक ही व्यक्ति है। अब ऐसे सिचुएशन में जब पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में लेडी डॉक्टर के साथ संजय ने ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ और भी कई लोगों ने गैंग रेप जैसे घटना का अंजाम दिया और उसके बाद उसे मार दिया गया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस मामले की जांच करती, कहीं न कहीं पुलिस को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। देश भर में बवाल मच जाता है, कैंडल मार्च होने लगता है और सीबीआई जांच की मांग होने लगती है। आखिरकार 14 अगस्त को सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है, और सीबीआई को जांच सौंपने की एक और मेन रीजन है कि लड़की के माता पिता को लग रहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है, और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप सिर्फ इस बात पे लग रहा था क्योंकि हॉस्पिटल वाले पहले इस मामले को बीमारी बता रहे थे, उसके बाद फिर सुसाइड बताने लगे, और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और मर्डर का मामला निकल आया है। तरह तरह के बयान आ रहे थे, और तब जाके लग रहा था कि कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ न कर दिया जाए, इसलिए इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया है। और जब सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो 14 अगस्त 2024 को सीबीआई ने लगभग 25 लोगों की टीम लेकर आरजी कॉलेज में जाती है और अलग अलग जगह पे सर्च करती है और सेमिनार हॉल के अलग अलग हिस्सों से सबूत जुटाने की कोशिश करती है। लेकिन महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिलना ये अपने में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को संजय रॉय जो पकड़ा गया है, जो कि ब्लूटूथ की वजह से पकड़ा गया था क्योंकि बॉडी के पास इसका ईयरफोन पड़ा मिला था, वो अकेला नहीं, क्योंकि जो सीमन मिला है उसकी मात्रा ज्यादा है और ये बताया जा रहा है कि ये एक आदमी से ज्यादा का ही हो सकता है। हालांकि सीबीआई अभी इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जुटी है, मगर पूरा देश चाहता है कि इस घटनाक्रम का कम से कम समय में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। साथ ही जो भी आरोपी है, चाहे एक है, दो है या पूरी गैंग है, जो भी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और जितनी जल्दी हो सके उसे फांसी की सजा हो जानी चाहिए। इसके लिए वहाँ के सभी स्टूडेंट्स और इंडिया के और भी जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और भी जितने भी लोग हैं, सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले और फांसी पे जल्दी से जल्दी उन्हें चढ़ा दी जाए। साथ ही आपको ये भी बताना है कि पुलिस और सीबीआई जो इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे थे, उनके पास लगभग 1 महीने की सीसीटीवी फुटेजेस उनके हाथ लग चुके हैं। अब इसमें यह भी देखा जा रहा है कि संजय रॉय के अलावा और कौन कौन लोग लेडी डॉक्टर का पीछा किया करते थे और उस पर बुरी नजर रखते थे। और साथ ही लेडी डॉक्टर के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि वो एक डायरी लिखा करती थी और अपनी जिंदगी में जो कुछ भी होता था वो उस डायरी में लिखा करती थी, और जब भी उनकी वो डायरी में देखा जाएगा तो शायद कोई ना कोई सबूत सीबीआई के हाथ, पुलिस के हाथ लग ही जाएगा। खैर, अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सीबीआई इस मामले की जांच इतनी जल्दी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ये मामला भी यूं ही चलता रह जाएगा जैसे कि बाकी सारे केसेस चलते रहते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को और भी अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।